नमस्कार दोस्तों, मैं अमन, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका साथी एक बार फिर से आ चुका हूं अपनी कहानियों की सीरीज 3 कहानियां के भाग 3 प्रियंका के को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की। अब तक आपने सुना, रोनी को अपने माँ के बीमार होने की खबर एक पड़ोसी से मिली। वो सब कुछ छोड़कर अपने घर चला गया और एक तरह से स्कूल और प्रियंका के बारे में सब कुछ भूल गया। कई दिनों के बाद उसके पास प्रिंसिपल सर का फोन आया। तब कहीं जाकर उसे प्रियंका और अब दूसरे दोस्तों का ख्याल आया। वो वापस स्कूल के लिए निकल पड़ता है, जहाँ वो सबसे मिलता है, मगर प्रियंका की कहीं भी कोई खबर नहीं थी। उसे मालूम हुआ कि किसी लेडी ट्रेनर की शादी हुई है, मगर किसकी, उसे यह अभी तक मालूम नहीं था। अब सुनते हैं आगे की कहानी। एक फोन तो कर सकते थे ना तुम यार। एक महीने में तुम्हें एक भी दिन 10 मिनट का समय नहीं मिला कि तुम हम में से किसी से भी फोन पर बात कर लो। यार, मैं फंसा हुआ था। माँ की तबीयत खराब थी और फिर और भी कई झमेले थे जिन्हें सुलझाने में मैं व्यस्त हो गया था। तुम अगर मेरी जगह होती तो समझती कि उस समय सबसे जरूरी क्या था। खैर, अब तो मैं आ गया हूं ना। अब काहे की नाराजगी। हाँ, आ तो गए हो तुम, मगर ये भी क्या आना हुआ कि तुमने स्कूल ही छोड़ दिया। तुम्हारे लिए तो बस प्रियंका ही मायने रखती है ना। तो जब वो ही स्कूल छोड़ चुकी है तो तुम भी क्या ही करोगे यहाँ पर। एकदम से मेरी हंसी रुक गई और उसे बीच में ही टोकते हुए मैंने पूछा, प्रियंका ने स्कूल छोड़ दिया? कब? क्यों? उसने मुझे बड़े अचरज भरी नजरों से देखते हुए पूछा, तुम्हें नहीं पता? नहीं, मैं बोला। तो क्या प्रिंसिपल सर ने तुम्हें उसकी चिट्ठी नहीं दी? कौन सी चिट्ठी? मुझे तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। हाँ, मगर सभी से मिलने के बाद और जाने से पहले मुझे उनसे मिलकर जाने के लिए जरूर कहा है। तो जाओ और जाकर उनसे मिलो। हो सकता है उसी चिट्ठी को देने के लिए उन्होंने तुम्हें बुलाया हो। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। यही बात होगी। चाय खत्म करके हम फिर से स्कूल लौटे तो पायल अपने क्लास में चली गई और मैं प्रिंसिपल सर के केबिन में उनका इंतजार करने लगा। जब प्रिंसिपल साहब आए तो उन्होंने मुझे एक लिफाफा थमाया। मैंने उसे खोला तो उसमें मेरे बीते महीने की तनख्वाह और आधे साल का बोनस था। आमतौर पर पैसे देखकर कुछ लोग कुछ देर के लिए अपनी हर तकलीफ भूल जाते हैं, मगर मुझे इस समय पैसों के लिफाफे से ज्यादा प्रियंका की चिट्ठी की लालसा थी। मैंने उस लिफाफे को एक तरफ रखते हुए प्रिंसिपल सर से पूछा, सर, क्या किसी ने मेरे लिए कुछ छोड़ा है? उन्होंने अपने दिमाग पर थोड़ा जोर लगाते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, प्रियंका ने अपनी शादी का कार्ड दिया था आपके लिए। मैं देना भूल गया, सॉरी। फिर उन्होंने अपने डेस्क से कार्ड निकालते हुए मेरे हाथ में थमा दिया। उस एक क्षण के बाद मुझे फिर उनकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं उन्हें ढंग से सुन ही नहीं पा रहा था। एक हाथ में उसके शादी का कार्ड और दूसरा हाथ मेरे सर पर। ऐसा लगा जैसे मेरी कोई ट्रेन छूट गई हो और मैं उसे पकड़ नहीं पाया। अभी कुछ दिन पहले ही तो उसने मुझसे प्यार का इजहार किया था। तो फिर ऐसे कैसे एक ही महीने के अंदर उसने शादी कर ली?
कुछ समझ में नहीं आ रहा। कार्ड का लिफाफा खोला तो उसमें एक पत्र मिला। इस समय मेरे मन में एक साथ कई भावनाओं का ज्वार भाटा चल रहा था। दिल कहता था कि मत पढ़, तेरे अंदर इसे संभालने की ताकत नहीं है। दिमाग कहता कि जो होना था हो गया, अब अफसोस करके क्या फायदा। कम से कम उसकी शादी करने की वजह तो जान ले। क्या पता जिसे तू प्यार समझ रहा था वो उसके लिए एक आकर्षण रहा हो, और तेरे जाने के बाद उसका मन उसे यह समझाने में सफल रहा हो। जो भी हो, कम से कम उसके मन की बात तो जान ले। पहली बार अपने दिल के बदले दिमाग की बात मानी और बड़ी हिम्मत के साथ चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगा। पत्र में लिखा था, प्रिय रॉनी, पता नहीं तुम कब क्यों और कहाँ चले गए। मुझसे कुछ बताया भी नहीं। शायद किसी बात से तुम नाराज रहे होगे। स्कूल में भी तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम है। कोई नहीं जानता कि तुम कहाँ हो, जिंदा हो या नहीं। मगर मैं जानती हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम जहां भी हो सही सलामत हो। जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी से तुम्हारे लिए मन में बेचैनी सी होने लगी थी। पता नहीं ऐसा क्यों था, मगर लगता था जैसे हम दोनों के हालात बिल्कुल एक जैसे ही हैं। जितना भी तुमसे घुल मिल सकी और बात कर सकी, उसमें बस इतना ही समझा कि कुछ तो दर्द तुम्हारे मन में भी दबा हुआ है, जो बाहर आने से डरता है। मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा ही गहरा काला दर्द है, जिसे मैं तुम्हारे साथ बांटना चाहती थी। ऐसा कभी किसी और के लिए नहीं लगा कि उसके साथ बैठ मैं अपने दर्द को बांटना चाहूं। मुझे अच्छे से याद है कि मैं तुम्हें पहले दिन से ही पसंद करने लगी थी, मगर कुछ कहने में संकोच होता था। मुझे लगता था कि तुम्हें भी मेरे बारे में ऐसा ही लगता है। जब भी तुम मुझे देखते थे तो तुम्हारी आंखों में मुझे कई सवाल दिखाई देते थे। उन सवालों में बहुत ही खामोशी और गहराई थी। जब भी मैं तुमसे नजदीकियां बढ़ाने की सोचती, तुम मुझसे और भी दूरियां बढ़ा लेते। कभी कभी तो तुम्हारे इस व्यवहार से मुझे बहुत क्रोध भी आता था, मगर फिर सोचती कि गलती तुम्हारी भी तो नहीं। मगर जब तुम मेरे पिताजी को देखने के लिए अस्पताल आए, तब मुझे लगा कि तुम भी मेरे बारे में वही सोचते हो जैसा मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। हाँ, मुझे तुमसे एक झटके में गले लग जाने का थोड़ा अफसोस जरूर था, मगर अब जो होना था वो हो चुका था। सच ये है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी थी, पता नहीं क्यों और कैसे। मगर मुझे लगता है कि किसी से प्यार करने का कोई विशेष कारण नहीं होता। तुम्हारे शांत व्यक्तित्व ने मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित किया था। जब लोग तुम्हें घमंडी और अक्रूर समझते थे, तब भी मैं जानती थी कि तुम्हारे बाहरी आवरण के अंदर छुपा हुआ आदमी कहीं ज्यादा नर्म और प्यारा है। यही जानकर मैंने खुद ही आगे बढ़कर तुमसे अपने प्यार का इजहार किया था। लेकिन फिर तुम चले गए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। शायद मेरा प्यार तुम्हारे लिए कोई मजाक था, मगर मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगी थी। इतना सच्चा कि मैंने तुम्हारी तस्वीर अपने हाथों से बनाकर अपने कमरे में टांग दिया। कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। बीमारी के बाद जब पहली बार पापा मेरे कमरे में आए तो उनकी नजर तुम्हारी तस्वीर पर पड़ी। बस एक नजर में वो पूरी बात समझ गए। मुझसे जब पूछा तो मैंने भी उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। पहले तो वो नाराज हुए, बहुत बिगड़े कि लड़का कुछ ढंग का नहीं करता और फिर हमारी बिरादरी का भी नहीं है।
मगर मेरे प्रेम को देखकर और अपनी तबीयत के कारण उन्होंने तुम्हें स्वीकार कर लिया। वो हमारी मंगनी के लिए भी तैयार हो गए थे, लेकिन जिस दिन मैं तुम्हें ये बताने आई, तुम मिले ही नहीं। किसी को पता ही नहीं कि तुम कहाँ हो। मैं मझधार में थी। पिताजी को क्या बताऊं? तुम्हारी कोई खबर नहीं थी और पिताजी की तबीयत इतनी सही नहीं थी कि मैं उन्हें इन सभी बातों की जानकारी दे पाती। जब 2 हफ्ते के बाद भी तुम्हारा कोई समाचार नहीं मिला, तो मैं समझ गई कि तुम्हारे जीवन में मेरे लिए कोई भी स्थान नहीं है। फिर मैंने अपनी माँ को पूरी बात बता दी। माँ के समझाने पर पिताजी भी समझ गए, मगर मुझे भी ये समझा दिया कि प्यार करने का हर्ष क्या होता है। इसके बाद पिताजी ने मेरी शादी झट से तय कर दी। मैं तुम्हें यह खत अपने शादी होने के 1 हफ्ते पहले लिख रही हूँ, बस इसी आस में कि अगर तुम मेरे सिंदूर दान के पहले भी मुझ तक पहुंच गए तो मैं तुम्हारे पास चली आऊंगी। मगर उसके बाद तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाना। कार्ड पर मेरी शादी की तारीख और पता दोनों है। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो तुम्हें सही सलामत रखे और उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें ये पत्र मेरी शादी के पहले मिल जाए। शेष मिलने पर, तुम्हारी प्रियंका। मैंने कार्ड पर शादी की तारीख देखी, जो 2 दिन पहले की थी। इस पत्र का एक एक शब्द मेरे मन में तीर की तरह चुभने लगा। खुद को कोसने के अलावा अब मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। क्यों मैंने उससे बात नहीं की? क्यों उसका हाल समाचार नहीं पूछा? क्यों उसको अपनी मजबूरी के बारे में नहीं बताया? मगर अब इस सब का क्या फायदा था? ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी और दूसरे स्टेशन पर अपना आशियाना बना चुकी थी। मैं अकेला हारे मुसाफिर की तरह अपने समय को कोसते रह गया। मेरे हाथ में अब कुछ था ही नहीं जिससे मैं हालात को अपनी तरफ मोड़ सकूं। और फिर किसी के बसते हुए घर को तोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता था। बेकार में 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाती। मगर एक बार फिर से मेरी प्यार की नैया पार लगते लगते मझधार में ही डूब गई। मैं उल्टे पांव घर लौट आया। कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसकी शादी किसके साथ और कहाँ हुई। जानकर भी क्या ही कर लेता मैं। तो जो जिस राह पर चल रहा है उसे उसी राह पर चलते छोड़ देने में ही सबकी भलाई है। मैं घर लौट आया और माँ के गोद में सर रखकर बहुत रोया। पिछले 10 साल में जो भी दर्द मुझे मिला था सब एक एक कर निकल रहा था। न जाने कब रोते रोते सो गया। कुछ भी कहा नहीं, पर माँ, माँ सब कुछ समझ गई। वो माँ है ना, बच्चे की मन की बात बिन कही समझ जाती है। वो पूरी रात मेरे सिरहाने पर बैठी रही और सर पर हाथ फेरते हुई पंखा झलती रही। कई सालों बाद 2015 के मई का महीना मैं अपनी बीवी और बेटी के साथ चिड़ियाघर घूमने गया था। मेरी बेटी अभी 5 साल की हो चुकी थी और साफ साफ बात करने लगी थी। मैं उसे लेकर टिकट काउंटर पर टिकट लेने पहुंचा। लाइन लंबी थी, तो उसे गोद में लिए ही मैं लाइन में लग गया। रह रहकर वो हंसती थी। जब 2-4 बार ऐसा किया तो मैंने पीछे मुड़कर देखा कि वो हंस क्यों रही है। तो पाया कि मेरे ठीक पीछे एक महाशय अपनी बेटी के साथ खड़े हैं और टिकट पाने का इंतजार कर रहे हैं। दोनों बच्चे आपस में खेल रहे हैं। मैं टिकट लेकर आगे बढ़ा तो मेरी नजर उनके पीछे खड़ी उनकी पत्नी पर पड़ी। हम दोनों की नजरें मिली
और हम दोनों ही ठिठक गए। फिर खुद ही एक दूसरे से अपनी नजर हटा ली। मैंने उस बच्ची को बड़े प्यार से देखा और उसने मेरी बेटी को बड़े प्यार से देखा। फिर हम दोनों ने अपना मुंह घुमा लिया और अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। तो दोस्तों, ये थी मेरी जिंदगी की 3 सच्ची प्रेम कहानी, जो मेरी किशोरावस्था से लेकर मेरी युवावस्था तक चलती रही। इन 3 कहानियों से मैंने जो सीखा, जो जीवन का जो अनुभव हुआ, वो यही हुआ कि आप कभी भी किसी को पा लेने की हसरत से प्यार नहीं कर सकते। किसी को चाहना आपके वश में है, मगर भी आपको चाहे, ये आपके वश में नहीं। अक्सर प्रेम कहानियों का हशर यही होता है। किसी के जिंदगी में प्यार एक बार आता है, किसी के जिंदगी में प्यार 2 बार आता है। मेरी जिंदगी में प्यार 3 बार आया और हर बार कुछ ना कुछ नया सिखा के गया। हाँ, जैसा कि मैंने इस सीरीज के शुरू में ही कहा था कि मैं किसी को दोषी नहीं मानता, ना पाखी को, ना सानिया को और ना ही प्रियंका को। किसी को दोषी मानना मेरी नजर में ये गलत है। जैसे मैंने उनसे प्यार किया, उन्होंने भी किसी और से प्यार किया। इन तीनों कहानियों में अफसोस सिर्फ पाखी के लिए होता है, क्योंकि पाखी जो मेरा बचपन का प्यार थी, उसका अंत सही नहीं हुआ। पता नहीं क्यों, मगर उसे देख कर दिल मन महसूस कर रह गया। सानिया का सानिया की अपनी जिंदगी है। उसने जो किया सोच समझ कर किया। उस समय तक सोचने समझने की शक्ति तो आ ही जाती। रही बात प्रियंका की, शायद मैं उसका दोषी था, ये बात मैं मानता हूँ। प्रियंका के मामले में सबसे बड़ा दोषी मैं था। सच में मैं दोषी था। लेकिन अब जो बीत गई सो बात गई। अब सभी अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, खुश है, खुश रहना चाहिए। मैं भी खुश हूं। सभी को अपने अपने हिस्से की खुशी मिले, इसी कामना के साथ कहानियों की ये सीरीज यहां खत्म होती है। अब मैं अगले महीने आपसे मिलूंगा अपनी नई कहानियों की एक सीरीज के साथ।